Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying electronics. In the previous lecture we have studied vacuum tube, diode valve, triode valve, then IC chip, processor and digital electronics. In this lecture we will study superconductor, applications of superconductors as well as inventions in the field of electronics and electronics in India, etc. etc. Now start the lecture and understand what is electronics. देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड थ्योरीज तथा इलेक्ट्रॉन्स जिन डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल कर सकता है जैसे वैक्यूम गैस और सेमीकंडक्टर मीडियम उनका यूज करने वाली डिवाइसेस का क्या की जाती है, स्टडी की जाती है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द थ्योरी एंड यूज ऑफ डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम गैस और अ सेमीकंडक्टर मीडियम। जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड को डिराइव किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत ही रैपिडली क्या हुई है, डेवलप हुई है फ्रॉम लार्ज सर्किट पहले लार्ज सर्किट होते थे परंतु नाउअडेज जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं उनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता था। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि जो वैक्यूम ट्यूब है या डायोड वल्व है, ट्रायोड वल्व है, उनमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती थी, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते थे। बट नाउअडेज जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं और कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर है उनका यूज़ करके डिजिटल सर्किट जो है बहुत ही स्मॉल साइज़ के हो गए हैं और इस वजह से कई इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं वो बहुत ही लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके बहुत अच्छा आउटपुट देती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक वास्ट फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है क्लासिफाई किया जा सकता है। फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स helps to understand the motion of electrons in mediums like vacuum, gas और a semiconductor। वहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग concentrates on the design, fabrication, application of electronic devices। Clear? Now we will study superconductor। अब सुपरकंडक्टर क्या होते हैं उसको हम बहुत ही डिटेल में समझते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ conductivity we have studied three type of material, तो on the basis of conductivity we have studied conductor, conductor। देखिए कंडक्टर एक ऐसा सबस्टेंस होता है, कंडक्टर एक ऐसा सबस्टेंस या एलिमेंट होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजीली फ्लो हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है। नॉर्मली जो मेटल्स हैं लाइक सिल्वर है, गोल्ड है, तो दो ऐसा सबस्टेंस या एलिमेंट जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो सकते हैं उसको ही क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। लाइक सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। फिर सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन कंडक्टर, जिसको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर भी कहा जाता है। इंसुलेटर ऐसे सबस्टेंसेस हो सकते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट फ्लो। तो इंसुलेटर ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होता है इसीलिए उनसे इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास नहीं हो सकता है। फिर तीसरा जो है हमने कल पढ़ा था सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ऐसा सबस्टेंस होता है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा सबस्टेंस या एलिमेंट होता है जिसकी कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। विच मीन्स कंडक्टर, सेमीकंडक्टर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की होती है। विच मीन्स एट 0 केल्विन या मिनिमम टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। और वहीं रूम टेम्परेचर पर ये जो है कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, तो उनको ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ इनमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है
वो यूनिडायरेक्शनल होता है, राइट, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें यूनिडायरेक्शनल होता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को बनाने में किया जाता है। फॉर एग्जांपल डायोड है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, जेनर डायोड है, एलईडी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? देखिए, सुपर कंडक्टर एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एट वेरी लो टेम्परेचर, और उस लो टेम्परेचर को ही क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत ही क्या होता है, मतलब अलग अलग होता है। तो सुपर कंडक्टर ऐसे एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर पर कहते हैं। तो एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और यदि इनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी को अदर फॉर्म, जैसे हीट एनर्जी है या लाइट एनर्जी है, उसमें कन्वर्ट नहीं करेगा, और हम जो है लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा आउटपुट के लिए जो है कर सकते हैं, राइट। विच मीन्स दैट कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो फिर इनमें क्या होगा? नहीं होगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, राइट, नाइवोमियम हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे पास में सुपर कंडक्टर हो तो हम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकते हैं जिसमें बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उनका आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा। बट डिफ़िकल्टी ये है कि इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, ये क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कई बार तो बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और उस क्रिटिकल टेम्परेचर को मेंटेन करना भी क्या होता है? डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसीलिए जो है इस फील्ड में अभी जो है डेवलप किया जा रहा है। तो सुपर कंडक्टर्स जो है, जैसे अगर हम देखें तो 7.8 केल्विन हो जाएगा। ध्यान रखना ये सेंटीग्रेड नहीं है, राइट। नहीं तो आप सोचे कि सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमने बहुत सुना है, नॉर्मल हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, राइट। ये अगर हम देखें तो ये माइनस में जो है माइनस का टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पर केल्विन। 0 केल्विन का मतलब होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि 7.8 केल्विन मतलब ये लगभग कितना होगा? 265। तो माइनस का 265 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 265 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की क्या है? ज़रूरत होती है। तो आई होप आप इससे समझ गए होंगे। तो इस तरीके से सुपर कंडक्टिविटी ये होती है। अगर एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि सुपर कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट when it becomes colder than a critical temperature। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये हर एक एलिमेंट के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये हो गई यहाँ पर डेफिनेशन। क्लियर? A superconductor, right? A superconductor is defined as a substance that offers no resistance to electric current when it becomes colder than a critical temperature। और ये जो critical temperature है ये हर एक एलिमेंट के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर हम देखें तो जो रेगुलर कंडक्टर्स होते हैं, राइट, रेगुलर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस ग्रेजुअली क्या होता है? रिड्यूस होता है जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है? ड्रॉप्स होता है, राइट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा या डिक्रीज होगा तो जो रेगुलर कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? रिड्यूस होता है। बट जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। कब जाकर? बिलो अ फिक्स्ड टेम्परेचर। तो एक जो फिक्स्ड टेम्परेचर होगा जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, उस टेम्परेचर पर इन सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। मतलब एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर ये जो सुपर कंडक्टर हैं
offers no resistance to the electric current, which means that कि अगर at this critical temperature superconductor can conduct electricity with no resistance, और यदि इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो ना तो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है डिस्चार्ज होगी, विच मीन्स दैट क्रिटिकल टेम्परेचर पर हम जो है विद यूज ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका मैक्सिमम आउटपुट जो है हम ले सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन अ सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट कैन परसिस्ट इनडेफिनेटली, उससे जो है उसमें इलेक्ट्रिक जो करंट है वो इनडेफिनेटली क्या करता है, परसिस्ट करता है। इसके एग्जांपल्स आप याद रखें, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम डिवोराइड हो जाएगा, फिर नाइओबियम हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, राइट, फिर आयरन क्या हो जाएगा, राइट, पिंकटाइड्स हो जाएगा, राइट। तो ये इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। बट अगर हमने देखा है कि जो सुपर कंडक्टर है वो बहुत ही यूज के होते हैं, बट इसको अचीव करना बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रिटिकल जो टेम्परेचर है वो कई एलिमेंट्स के लिए तो बहुत ही क्या होता है, लो होता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। तो जो सुपर कंडक्टर मटेरियल होता है वह भी दो प्रकार का होता है, टाइप 1 एंड क्या हो जाएगा, टाइप 2। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर की। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल कंडक्टिव एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायरिंग टू कंप्यूटर क्या हो जाएगा, माइक्रोचिप। तो ये फंडामेंटल कंडक्टिव जो है एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कि राइट दैट कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल कंडक्टिव एलिमेंट्स जिनका यूज जो है वायरिंग में या कंप्यूटर की माइक्रोचिप में किया जाता है, राइट। जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर है हैव क्रिटिकल टेम्परेचर बिटवीन 0.00325 एंड 7.8 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप समझो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर माइनस का 265 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। मतलब टाइप 1 के जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो माइनस का 265 डिग्री सेंटीग्रेड से 275 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंडक्टिविटी जो है उनको कंडक्टिविटी होगी, विच मीन्स इस दिस टेम्परेचर पर ये नो रेजिस्टेंस को ऑफर करेंगे, राइट। अ फ्यू टाइप ऑफ जो सुपर कंडक्टर है नीड ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर इन ऑर्डर टू अचीव द सुपर कंडक्टिव स्टेट। वन सच मटेरियल इज सल्फर। जैसे एक तो इतना जो है लो टेम्परेचर होना चाहिए, इसके अलावा ट्रिमेंडस प्रेशर भी होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल सल्फर, sulfur needs a pressure of 9.3 million atmospheres, right, which means 9.4 into 10 to the power 11 Newton per meter square। तो 9.3 मिलियन एटमॉस्फेयर का जो है प्रेशर भी होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए 17 केल्विन टू रीच द सुपर कंडक्टिविटी। तो अगर 17 केल्विन का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा और 9.3 मिलियन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो सल्फर जो है वो सुपर कंडक्टिविटी स्टेट पर चली जाएगी, राइट, जो कि अभी बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है। फिर टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर्स हो जाएंगे, राइट। टाइप से जो सेकेंड कंडक्टर है ये मेटेलिक कंपाउंड, राइट, जैसे लेड या कॉपर से मिलकर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं या सम्मिलित होते हैं इनमें। तो टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर कंप्राइजेस मेटेलिक कंपाउंड सच एज लेड और क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉपर। एंड दीज टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर्स अचीव सुपर कंडक्टिव स्टेट एट मच हायर टेम्परेचर कंपेयर टू टाइप 1, राइट। तो इनके लिए मच हायर टेम्परेचर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। टाइप सेकेंड कंडक्टर्स कैन बी पेनेट्रेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और जो टाइप 1 है उनको नहीं किया जा सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा टाइप 1 के जो सबस्टेंसेज हैं उनको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, जबकि टाइप सेकेंड के सुपर कंडक्टर्स को जो है पेनिट्रेट किया जा सकता है। चलिए लेट्स स्टडी
द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स, राइट। तो लेट्स स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर्स। सबसे पहला क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, राइट। तो देखिए अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हम करते हैं तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, राइट, सुपर कंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर, राइट, क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसका जीरो रेजिस्टेंस होता है। तो सुपर कंडक्टर्स हैज जीरो रेजिस्टेंस, राइट, इन सुपर कंडक्टिव स्टेट। फॉर एन एग्जांपल जो मरकरी है, मरकरी शोज जीरो रेजिस्टेंस बिलो 4 केल्विन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, राइट। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बर्फ होती है, राइट। नॉर्मली अगर हम देखें तो इतना तो टेम्परेचर नॉर्मली देखा, ये 4 केल्विन है। कई बुक्स में और कई नोट्स में ये गलत दिया रहता है, राइट। तो 4 डिग्री, राइट, ये 4 केल्विन पर एट 4 केल्विन मरकरी शोज जीरो रेजिस्टेंस, विच मीन्स कितना हुआ ये 269 डिग्री। तो माइनस का 269 डिग्री सेंटीग्रेड पर मरकरी जो है वो जीरो रेजिस्टेंस को क्या करेगा, जीरो रेजिस्टेंस को शो करेगा या सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है बिलो विच द मटेरियल चेंजेस फ्रॉम कंडक्टर्स टू सुपर कंडक्टर। तो द टेम्परेचर बिलो विच मटेरियल चेंजेस फ्रॉम कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर्स, उसको ही क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जैसे समझिए एल्यूमिनियम के लिए कितना है 1.2 केल्विन, इसका मतलब क्या हुआ माइनस का 272 मान लो, राइट। तो 270 1.8 केल्विन, ठीक है, एक्यूरेट बता दिया, राइट। फिर इंडियम हो जाएगा, इंडियम का कितना है 3.4 केल्विन, ध्यान रखना केल्विन। मरकरी के कितना है 4.2, मतलब माइनस का 269 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सुपर कंडक्टिविटी स्टेट को अचीव कर लेगा। लेड का कितना है 7.2। थर्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपल्सन। तो देखिए जब मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है तो इट एक्सपेल्स मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम इट्स इंटीरियर, उसको ही क्या कहते हैं, मीजनर इफेक्ट कहते हैं। तो व्हेन मटेरियल ट्रांजिशन, व्हेन अ मटेरियल ट्रांजिशंस फ्रॉम नॉर्मल टू द सुपरकंडक्टिंग स्टेट, इट एक्सपेल्स मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम इट्स इंटीरियर, और उसको ही क्या कहते हैं, मीजनर इफेक्ट कहते हैं। फिर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बियॉन्ड विच सुपर कंडक्टर्स रिटर्न टू कंडक्टिंग स्टेट, उसको ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वह वैल्यू जिसके बियॉन्ड जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो कंडक्टिंग स्टेट में रिटर्न हो जाते हैं, उसको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बियॉन्ड विच द सुपर कंडक्टर्स रिटर्न टू कंडक्टिंग स्टेट इज नोन एज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सुपर कंडक्टर्स के बारे में सब पढ़ लिया है, राइट, इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो अब समझिए एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर, राइट। चलिए तो लेट्स स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। फर्स्ट यहां पर है कि सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन पार्टिकल एक्सीलरेटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, राइट, कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मेडिकल, पावर ट्रांसमिशन, मतलब इन एवरी फील्ड। अगर सुपर कंडक्टिविटी स्टेट को अचीव कर लिया तो हमें बहुत ही कम जो है या एट वेरी लो अमाउंट या एट अ वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसका बहुत ही ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन पार्टिकल एक्सीलरेटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मेडिकल, पावर ट्रांसमिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। उसके बाद में जो सुपर कंडक्टर्स हैं, तो सुपर कंडक्टर्स आर प्राइमरली एम्प्लॉयड फॉर क्रिएटिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन एमआरआई स्कैनर्स। तो जो एमआरआई स्कैनर्स होते हैं,
जिनसे बॉडी की एमआरआई स्कैन किया जाता है। तो एमआरआई स्कैनर्स में पावरफुल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उसको जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए सुपर कंडक्टर्स का यूज किया जाता है। साथ ही साथ टू ट्रांसमिट पावर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सुपर कंडक्टर्स का यूज किया जाता है। तो ट्रांसमिट पावर फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। और लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर हमको पावर को ट्रांसमिट करना है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की वजह से डाटा या इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। बट अगर सुपर कंडक्टिविटी होगी तो हम लॉन्ग डिस्टेंस पर जो है पावर को ट्रांसमिट जो है कर पाएंगे। ऑल्सो दीज आर यूज्ड इन मेमोरी और स्टोरेज एलिमेंट्स, राइट। तो सुपर कंडक्टिविटी जो स्टेट है उसको अचीव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए जा रहे हैं। और ये जो है जब हम इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे तो ऑब्वियसली इसके बेनिफिट भी हमको मिलेंगे। चलिए लेट्स स्टडी इन्वेंशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन्वेंशंस कौन कौन से हुए हैं उसको हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। नॉर्मली मैं इसको लेक्चर के फर्स्ट में पढ़ाना चाहता था, बट एट दैट टाइम यू वर नॉट अवेयर ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देयरफॉर आई थॉट दैट एट फर्स्ट वी विल स्टडी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सो दैट फिर आपको केवल ये पता रहे कि उनका इन्वेंशन कब हुआ है और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर? चलिए तो समझते हैं। लेट्स स्टडी इन्वेंशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका इन्वेंशन जो है या डेवलपमेंट है वो 3 कंपोनेंट्स। एक तो सबसे शुरू में क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स के द्वारा, और ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट करके क्या बनाया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इवॉल्व्ड around 3 components like vacuum tubes, transistors and integrated circuits, right? In 1883 the great physicist Thomas Alva Edison found that electrons flow from one metal to another through a vacuum. तो वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, ये किसने बताया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने बताया था। और इसको ही क्या कहते हैं, एडिसन इफेक्ट कहते हैं। तो एडिसन इफेक्ट कब आया था, 1883 में आया था। क्लियर? तो इन 1883 थॉमस एल्वा एडिसन फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल थ्रू अ वैक्यूम। और ये जो थ्योरी है इसको एडिसन इफेक्ट कहा गया, और ये कंडक्टर से क्या करती है, डील करती है। फिर जॉन फ्लेमिंग इन 1897 अप्लाइड द एडिसन इफेक्ट। तो एडिसन इफेक्ट किसने दिया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने, राइट। जॉन फ्लेमिंग ने 1897 में इसको अप्लाई किया, अप्लाइड द एडिसन इफेक्ट टू इन्वेंट अ 2 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्यूब नॉन एज डायोड, राइट। तो जो डायोड बल्ब है, यह जो इलेक्ट्रॉन ट्यूब है, तो जॉन फ्लेमिंग ने 1897 में एडिसन इफेक्ट को अप्लाई किया, और 1904 में, ध्यान रखना कब, 1904 में जाकर फिर इलेक्ट्रॉन ट्यूब या डायोड को इन्वेंट किया था। फिर जो डिवाइस जो एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो द डिवाइस यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज ट्रायोड, राइट। उसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1906 में हुई थी ली डी फॉरेस्ट के द्वारा, राइट। क्लियर? तो एडिसन इफेक्ट किसने दिया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। डायोड बल्ब किसने बनाया था, जॉन फ्लेमिंग ने। ट्रायोड बल्ब किसने बनाया था, ली डी फॉरेस्ट ने, जिसका यूज एम्प्लीफिकेशन के लिए और ट्रांसमिशन के लिए करते थे। तो एम्प्लीफिकेशन और ट्रांसमिशन के लिए ट्रायोड बल्ब वाज डिस्कवर्ड बाय इन 1906 बाय ली डी फॉरेस्ट। और ये 3 एलिमेंट क्या है, ट्यूब है, राइट, जो कि किस पर बेस्ड है, एडिसन इफेक्ट पर बेस्ड है। इसमें नॉर्मली कैथोड होता था जिसको गर्म किया जाता था, कैथोड को हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती थी, तब जाकर कैथोड से क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन एमिट होते थे, जो कि एनोड की ओर क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे। और जब कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होते थे, तो इसके रिवर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता था, फ्लो होता था। क्लियर? चलिए अब उसके बाद में हम बात करते हैं 1948 की। तो 1948 में वॉल्टर ब्रेटन, राइट, वॉल्टर ब्रेटन,
देन जॉन वर्डीन और क्या हो जाएगा विलियम शॉकले। तो 1948 में वॉल्टर विटेन, जॉन वर्डीन एंड विलियम शॉकले डेवलप्ड अ ट्रांजिस्टर एट वेल लेबोरेटरीज। तो वेल लेबोरेटरीज में 1948 में वॉल्टर वर्डीन, जॉन वर्डीन और विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर को क्या किया था, इन्वेंट किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनको रिप्लेस किया गया था मेटल ट्रांजिस्टर्स के द्वारा। तो जब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हो गया तो इन मेटल ट्रांजिस्टर्स के द्वारा वैक्यूम ट्यूब्स को क्या किया गया, जो है रिप्लेस किया गया, बिकॉज ट्रांजिस्टर्स ऑफर लॉन्गर लाइफ, लो कॉस्ट, एफिशिएंसी एंड ये लाइट में जो वेट में है वो लाइट होते हैं, ये लेस पावर को क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं या लेस पावर को कंज्यूम करते हैं और साइज में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। फिर अगर हम देखते हैं तो कई ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट करके जो आईसी चिप है वो किसने किया था, W.A. डमर के द्वारा। तो द कंसेप्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट was put forth in 1952 by right Geoffrey W.A. डमर। तो 1948 में ट्रांजिस्टर उसके इंटीग्रेशन को करके W.A. डमर ने इंटीग्रेटेड सर्किट का जो इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बताया। तो द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज पुट फोर्थ इन 1952 बाय W.A. डमर। इन 1960 में फुल स्विंग प्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो स्टार्ट हुआ, राइट। और जिनमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो यूज किया जाता है वो है वीडियो कैमरा हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर्स हो जाएगा, मेडिकल इक्विपमेंट एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, राइट। सो वी हैव स्टडीड इन्वेंशन एंड इन्वेंशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इन्वेंशंस हुए हैं उसको समराइज फॉर्म में और भी फैक्ट से हम यहाँ पर समझ सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1819 की। तो 1819 में हर्ट्ज परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो 1819 में हर्ट जो थे साइंटिस्ट थे, तो 1819 में हर्ट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको जनरेट किया जा सकता है। तो 1819 हर्ट्ज परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 1894 में सर J.C. बोस, जगदीश चंद्र बोस ने जो है रेडियो वेव को क्या किया था, इन्वेंट किया था, राइट। बट आयरनी इज दैट कि रेडियो वेव्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था मार्कोनी को, राइट, जबकि जो जगदीश चंद्र बोस थे ये इंडिया से थे, इन्होंने जो रेडियो वेव्स के प्रोपोर्शन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो इन 1894 सर जगदीश चंद्र बोस डिस्कवर्ड द प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो वेव्स। फिर 1895 में H.A. लॉरेंज, राइट, तो 1895 H.A. लॉरेंज, राइट, पोस्टुलेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H.A. लॉरेंज ने इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को पोस्टुलेट किया था। फिर 1897 में J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो है थ्योरी दी थी। तो J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, J.J. थॉमसन ने। तो इन 1897 J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन थ्रू कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। फिर 1897 में ब्राउन इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्यूब। तो 1897 में ब्राउन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्यूब को इन्वेंट किया था। 1904 में फ्लेमिंग ने डायोड को क्या किया था, इन्वेंट किया था। ये कई बार जो है 1904 ही आता है, राइट। तो इन 1904 फ्लेमिंग इन्वेंटेड डायोड। फिर ली फॉरेस्ट ने ट्रायोड को 1906 में इन्वेंट किया था। 1912 में एप्लीकेशन ऑफ रेडियो, साथ ही साथ बर्थ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग एट USA। तो 1912 में जो है रेडियो का एप्लीकेशंस जो है इन्वेंट हो चुका था, डेवलप हो चुका था, और इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग एट USA भी इस्टेब्लिश हुआ था। 1930 में मोनोक्रोम टेलीविजन, राइट, जिसमें एक ही कलर, जैसे केवल और केवल एक कलर के हो जाएगा, तो
यहाँ पर मोनोक्रोम टेलीविजन, जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट भी कहते हैं, तो इन 1913 मोनोक्रोम टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट इन्वेंटेड। इन 1950 में जो कलर टीवी है वो एग्जिस्टेंस में आई, राइट। उसके बाद में इन 1895 जो विलियम रॉन्चन था, उन्होंने एक्स रेस को भी क्या किया था, जो है इन्वेंट किया था, राइट। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अदर फैक्ट्स हैं, क्लियर, इसीलिए यहाँ पर जो है क्रोनोलॉजी मिसमैच हो रही। तो 1895 में जो विलियम रॉन्चन था, उन्होंने एक्स रेस को डिस्कवर किया था। जोसेफ टी जॉनसन ने, राइट, ईद को हमने अभी देख लिया है। 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। फिर जी.आर. कैरी ने फोटो इलेक्ट्रिक सेल को इन्वेंट किया था 1875 में। फिर डब्ल्यू डब्ल्यू हॉल ने मेगा, राइट, मैग्नेट्रॉन या वैक्यूम ट्यूब जो ऑस्किलेटर है उसको इन्वेंट किया था। अब जो ट्रांजिस्टर है उसकी फील्ड में हम देखते हैं, तो ये इसको हमने अभी देखा था। ये नॉर्मली जो हमारे अपकमिंग लेक्चर है कंप्यूटर, राइट, उन कंप्यूटर में हम ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एम्पलीफाइज द सिग्नल, मतलब ये लो फ्रिक्वेंसी या लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी या हाई एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एम्पलीफाइज द सिग्नल, राइट। 1948 में, राइट, ब्रिटेन, राइट, वार्डीन ने क्या किया था, पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था। तो इन 1948, राइट, ब्रिटेन वार्डीन इन्वेंटेड पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। 1948 में सॉकले ने ही जंक्शन ट्रांजिस्टर को क्या किया था, डिस्कवर किया गया था। और इसी तरीके से इन तीनों को ही फिर क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज जो है दिया गया था। 1951 में कमर्शियल जो प्रोडक्शन है वो ट्रांजिशन का क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो कमर्शियल प्रोडक्शन कब लॉन्च हुआ था, 1951 में। फिर जैक किल्वी, राइट, गेव द आइडिया ऑफ मोनोलिथिक, राइट। तो जैक किल्वी ने 1958 में जो है मोनोलिथिक का जो है आइडिया दिया था। 1961 में फेयर चाइल्ड एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कमर्शियली प्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो आईसी चिप्स हैं उनका जो है प्रोडक्शन, कमर्शियली प्रोडक्शन 1960 के बाद में, मतलब फेयर चाइल्ड और टेक्सास इंस्टीट्यूट्स ने जो आईसी चिप है उनका कमर्शियली जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, क्लियर। अब देखिए, जब आईसी चिप को भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो उनसे ही क्या बनता है, प्रोसेसर बनता है। और इसको हम, आप समझते होंगे एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, आज इनको समझते हैं। अगर हम देखें तो 1960 में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हुआ, मतलब एक कंपोनेंट पर, ये एक माइक्रो प्रोसेसर पर लेस देन 100 कंपोनेंट्स पर चिप, मतलब एक चिप में 100 कंपोनेंट्स को क्या किया गया था, इंटीग्रेट किया गया था। उसको ही क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर जब एक चिप में, राइट, जब एक चिप में 100 से कम कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है तो उसको ही स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। और आईसी चिप में किसको इंटीग्रेट किया जाता है, ट्रांजिस्टर को, रजिस्टर को, डायोड को, इंडक्टर को, कैपेसिटर को। तो इस तरीके से डायोड हो, इंडक्टर हो, रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, ट्रांजिस्टर हो, राइट, इन सभी कंपोनेंट्स, राइट। तो जब एक चिप में 100 कंपोनेंट से कम को इंटीग्रेट किया जाता है तो उसको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। फिर उसके बाद में 1966 में आया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो जब कंप्यूटर में 100 से अधिक परंतु 1000 से कम कंपोनेंट को जो है इंटीग्रेट किया जाता है तो उसको मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। फिर आता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कितना आता है, 10,000। तो जब एक चिप में 1000 से क्या हो ज़्यादा परंतु 10,000 से कम कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है तो उसको LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। और जब एक चिप पर 10,000 से अधिक, राइट, कितना, 10,000 से अधिक, 1 लाख तक भी जा सकता है, तो जब 10,000 से अधिक कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया जाता है तो उसको ही VLSI या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, क्लियर। अब हम जो है कुछ और ऐसी डिवाइसेस जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर।
सबसे पहली चीज तो ये है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन वर्क ओनली ऑन एसी वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एसी पर ही वर्क करती है। क्लियर? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि केवल और केवल अल्टरनेटिंग करंट पर ही वर्क करती है एंड ट्रांसफार इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मतलब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। इसलिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और दूसरा होता है स्टेप अप जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, या दिस इंक्रीजेज द एसी वोल्टेज। क्लियर? और इसमें जो कोर होती है वो सॉफ्ट आयन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर। राइट? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है जो कि इसके टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखता है। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है एंड दिस थर्मोस्टेट is used which maintains the temperature at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें फ्रीजर भी होता है जो कि जितने भी इसमें जो सामान होते हैं उनको उनके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। देन क्या हो जाएगा, एसी डायनामो या जनरेटर। देखिए एसी डायनामो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जैसे डीजल या पेट्रोल हुआ। तो जो जनरेटर है उसमें नॉर्मली हम डीजल या पेट्रोल का यूज़ करते हैं और उसके माध्यम से ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो डायनामो, एसी डायनामो या जनरेटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, डीजल और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मली जब हम जनरेटर में डीजल या पेट्रोल का यूज़ करते हैं तो उससे मोटर, राइट, डीजल या पेट्रोल के माध्यम से जो है मोटर मूव करती है, और मोटर के मूव करने से जो कॉइल है, कॉइल में काइनेटिक एनर्जी हो जाती है और उसी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? तो डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो कॉइल की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फ्यूज हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो है पावर सप्लाई है और ये आपके जो है यहाँ पर आपके घर में जितने भी अप्लायंस हैं, ये अप्लायंस आपके घर में जो है इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब यदि कभी इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन होता है, यदि हाई वोल्टेज होगा तो आपके घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंस हैं, चाहे फ्रिज हो, कंप्यूटर हो, एसी हो, गीज़र हो, सारे के सारे जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक अप्लायंसेस एट होम जो है फ्यूज वायर का यूज़ किया जाता है। क्लियर? फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज जो है वो एलॉय का बना हुआ होता है, राइट? तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज मेड अप ऑफ एन एलॉय टिन 63% लेड 37। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एलॉय से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें टिन 63 और लेड 37% होता है, राइट? इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो जैसे ही, राइट, और इसको सीरीज में, जैसे ये पूरी वायरिंग है तो इसको यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ा जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। जैसे ही हाई वोल्टेज होता है तो ये हाई वोल्टेज की वजह से ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो बाकी जो अप्लायंसेस हैं वो सेफ रहेंगे। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, राइट, एंड इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक अप्लायंसेस, राइट। नाउ लेट्स स्टडी डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया। अब इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट को हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो लेट्स स्टडी डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया। सी,
नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज जो है एवरी फील्ड में किया जाता है, और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है रेडियो एंड टेलीफोन इंडस्ट्री को क्या किया गया था, सेटअप किया गया था। तो टू मैन्युफैक्चर, राइट, टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेडियो एंड टेलीफोन इंडस्ट्री वाज सेटअप इन बेंगलोर इन 1905। तो रेडियो एंड टेलीफोन इंडस्ट्री वाज सेटअप इन बेंगलोर इन 1905 टू डेवलप और मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया। बेंगलोर इज द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर बेंगलोर में कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चर की जाती हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कैपिटल भी कहा जाता है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट फॉर आकाशवाणी एंड वेदर डिपार्टमेंट। तो वेदर डिपार्टमेंट और आकाशवाणी या रेडियो के लिए जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को डेवलप करने में विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विक्रम साराभाई के एफर्ट से ही इसरो को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, और सैटेलाइट को असेंबल करने में, सैटेलाइट को लॉन्च करने में वेरियस इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और होमी जहांगीर बाबा ने जो एटॉमिक एनर्जी है, राइट, उसकी फील्ड में बहुत वर्क किया है, और इस तरीके से दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1970 में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड इन 1970, और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो MGK मेनन थे, राइट। 1982 से ही इंडिया में कलर्ड टेलीविजन जो है लॉन्च हुआ था। तो 1982 में कलर्ड जो टेलीविजन है या उसका प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन ऑफ कलर्ड टेलीविजन बिगेन इन इंडिया इन 1982। इन 1973 the Technology Development Council established in India. In 1992 EHTB Electronics Hardware Technology Park Scheme। तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम को 1992 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर जिले भी क्या है, इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ भोपाल एंड जबलपुर वर सेलेक्टेड अमंग द 7 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स ऑफ द कंट्री। तो जो 7 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं उनमें भोपाल और जबलपुर को भी जो है इंक्लूड किया गया है। अब हम समझते हैं कि वेरियस इंस्टीट्यूट्स और प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया, राइट। तो ये भी एग्जाम में यहाँ से भी जो है MCQs जो है फॉर्म हो सकते हैं। तो लेट्स स्टडी वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया। द फर्स्ट इज सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, राइट। तो सेंट्रल फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी जो है एस्टेब्लिश हुई थी 1990 में। ये यहाँ पर सेंटर है, राइट। तो सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, पुणे में है। इसके अलावा भी इसके रीजनल जो सेंटर है वो हैदराबाद है, पुणे है, और क्या हो जाएगा, राइट, थ्रिशूर केरला हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा NEIT, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो नीट, तो NIEIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1994 में। तो NIEIT को, राइट, 1994 में क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, राइट। तो NEIT का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ था 1994 में। उसके बाद में हो जाएगा समीर। इसका फुल फॉर्म ही आप याद रखना, यही MPPSC में MCQs के जो फॉर्म है उसमें पूछा जा सकता है। क्लियर। अब
समीर क्या है, तो समीर का सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड क्या हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा। तो फुल फॉर्म ऑफ समीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और ये एक क्या है, ऑफशूट है, राइट, इट इज एन ऑफशूट ऑफ द स्पेशल माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स यूनिट SMPU, जिसको 1997 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो समीर इज एन ऑफशूट of the special microwave products unit SMPU set up in 1997 at Tata Institute of Fundamental Research मुंबई। समीर मुंबई को 1984 में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और समीर ने इंडिया की फर्स्ट MST का मतलब क्या हो गया, मीजोस्फेरिक, स्ट्रेटोस्फेरिक और टोपोस्फेरिक रडार को क्या किया है, डेवलप किया गया है। तो समीर हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट MST, मीजोस्फेरिक, राइट, स्ट्रेटोस्फेरिक एंड ट्रोपोस्फेरिक रडार। क्लियर। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, राइट, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डेवलप के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी थी वो 2012 में जो है लॉन्च की गई थी। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी वाज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 19, 2012 और जो करंट इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी है वो 2019 में लॉन्च की गई थी। तो जो फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी थी वो 2012 में लॉन्च की गई थी और जो न्यू या करंट जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी है वो 2019 में जो है लॉन्च की गई थी। अब इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जिसका ऑब्जेक्टिव ही है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को डेवलप करना और प्रमोट करना। इसका विजन क्या है? द विजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डेवलपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज द इंजन फॉर ट्रांसिशन इनटू अ डेवलप्ड नेशन एंड एम्पावर्ड सोसाइटी। तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट होना ताकि इंडिया एज अ इंजन फॉर ट्रांजिशन इनटू डेवलप्ड, इंडिया जो है डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट या डेवलप्ड नेशन जो है हो जाए। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट होना, ताकि इंडिया में ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके, ई इंडस्ट्री को, ई इनोवेशन को, ई लर्निंग को, ई सिक्योरिटी को, ई इंक्लूजन को और इंटरनेट गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके, राइट। तो इन दिस वे नाउ वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रॉनिक्स इन डेप्थ, राइट। प्लीज revise these lectures 1 or 2 times. Definitely we have studied everything in electronics. Now you would be able to answer every question which would be asked from this topic. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.